विपक्ष के नेता या विध्वंस के नेता? आप सोचिए, ये एक सवाल ही अपने आप में उस पूरे राजनीतिक माहौल की कहानी कह देता है जो हमें पिछले 1 साल में देखने को मिला। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी की ये नियुक्ति इतनी अहम क्यों थी। दरअसल पूरे 10 साल तक, एक दशक तक भारत में विपक्ष के नेता का पद खाली था। क्यों? क्योंकि किसी भी विपक्षी दल के पास जरूरी 10% सीटें ही नहीं थी। तो जब 2024 में राहुल गांधी इस पद पर आए तो उन्होंने सिर्फ एक कुर्सी नहीं भरी, बल्कि संसद की राजनीति में एक नई हलचल, एक नई डायनामिक्स पैदा की। तो इस पूरे सियासी घमासान को ठीक से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात होगी शब्दों के युद्ध की, फिर नीतियों पर हुए हमलों की, उसके बाद देखेंगे कि उनके प्रदर्शन पर क्या कहा गया, और आखिर में समझेंगे कि ये सब मिलकर भारतीय राजनीति की कौन सी बड़ी तस्वीर बनाते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शब्दों के इस युद्ध की। देखते हैं कि वो कौन से बयान थे, कौन सी बातें थी जिन्होंने पूरी पॉलिटिकल डिबेट में जैसे आग ही लगा दी। इसकी शुरुआत हुई मुंबई की एक रैली से, जहां राहुल गांधी ने कहा कि हमारी लड़ाई एक शक्ति के खिलाफ है। अब उनके कहने का मतलब था कि ये कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक सिस्टम है, एक ऐसी ताकत जो अन्याय, भ्रष्टाचार और झूठ पर टिकी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बयान को फौरन एक बिल्कुल अलग ही मोड़ दे दिया। उन्होंने इसे सीधे सीधे हिंदू देवी शक्ति और नारी शक्ति पर हमले से जोड़ दिया। और बस देखते ही देखते ये एक राजनीतिक मुद्दा, एक धार्मिक और भावनात्मक मुद्दा बन गया। तो यहाँ देखिए कि कैसे एक ही शब्द शक्ति एक बड़ा राजनीतिक हथियार बन गया। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे थे कि वो भ्रष्टाचार और अधर्म की शक्ति की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे हिंदू शक्ति पर हमले की तरह पेश किया। मतलब एक शब्द और उसकी दो बिल्कुल अलग आमने सामने खड़ी व्याख्याएं। और ये जो शब्दों का युद्ध था, ये यही नहीं रुका। कांग्रेस ने भी पलटवार किया और इस पूरी लड़ाई को आसुरी शक्ति यानी राक्षसी ताकतों और दैविक शक्ति यानी दिव्य शक्तियों के बीच की जंग बता दिया। इससे पूरी की पूरी राजनीतिक बहस ही एक पौराणिक लड़ाई जैसी लगने लगी। फिर एक और विवाद सामने आया। ये तब हुआ जब ब्राउन यूनिवर्सिटी में दिए गए राहुल गांधी के एक बयान की खबर आई, जिसमें उन्होंने भगवान राम को एक मिथोलॉजिकल फिगर यानी पौराणिक पात्र बताया था। बस इस बात ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। बीजेपी ने इस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और उन्हें रामद्रोही तक कह दिया। उन्होंने इस बयान को कांग्रेस के राम मंदिर पर पुराने रुख से भी जोड़ा। तो जाहिर है बयानबाजी इस पूरी राजनीतिक लड़ाई का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुकी थी। तो ये तो हुई शब्दों की लड़ाई। लेकिन राजनीति सिर्फ बयानों से तो नहीं चलती। अब बात करते हैं नीतियों की और देखते हैं कि राहुल गांधी ने सरकार के आर्थिक एजेंडे को किस तरह से घेरा। जब 2026 का केंद्रीय बजट आया तो राहुल गांधी ने उसकी बहुत तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत के असली संकटों को देख ही नहीं पा रहा है, ये उनसे अंधा है। उन्होंने किन मुद्दों को उठाया? उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगार हैं, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है, निवेशक पैसा वापस खींच रहे हैं, घरों की बचत खत्म हो रही है और किसान तो पहले से ही संकट में हैं। उनका सीधा सीधा तर्क था कि ये बजट जमीनी हकीकत से कोसों दूर है और इन समस्याओं का कोई हल नहीं देता। इसके अलावा भारत अमेरिका के बीच एक बड़े व्यापार सौदे का भी उन्होंने जोरदार विरोध किया और उनका आरोप बहुत सीधा था कि प्रधानमंत्री ने विदेशी दबाव में आकर देश के किसानों की मेहनत का सौदा कर दिया है। उन्होंने यहाँ तक दावा किया कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर इतने घबराए हुए हैं कि वो उन्हें संसद में इस पर बोलने ही नहीं दे रहे। उनका कहना था कि पीएम डरते हैं कि कहीं सच्चाई बाहर ना आ जाए। अच्छा, अब जब राहुल गांधी का विपक्ष के नेता के तौर पर 1 साल पूरा हुआ तो बीजेपी ने भी उनके काम का एक रिपोर्ट कार्ड जारी किया और जैसा कि उम्मीद थी, ये कोई तारीफों से भरा कार्ड नहीं था। तो जुलाई 2025 में जब उनका पहला साल पूरा हुआ तो सत्तारूढ़ दल ने उनके कार्यकाल की तीखी आलोचना की। मतलब सालगिरह पर तारीफ के बजाय आरोपों की झड़ी लगा दी गई। बीजेपी ने क्या क्या कहा? उन्होंने कहा कि उनका प्रदर्शन बहुत ही कमजोर है, वो अक्सर संसद से गायब रहते हैं, बहुत ज्यादा वक्त विदेश में बिताते हैं और अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा ही नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कहा गया कि उन्हें ये भी नहीं पता कि संसद काम कैसे करती है। लेकिन इन सब आलोचनाओं के बीच ये याद रखना भी जरूरी है कि राहुल गांधी की नियुक्ति से पहले ये पद पूरे 10 साल से खाली पड़ा था और इस वजह से इस पद से उम्मीदों और इसके प्रदर्शन को लेकर एक नई बहस भी छिड़ गई है कि आखिर विपक्ष के नेता की भूमिका होनी क्या चाहिए।
तो फिर इन सारी टकरावों, इन बयानों और इन आरोपों का मतलब क्या है? ये सब हमें भारतीय राजनीति की बड़ी तस्वीर के बारे में क्या बताते हैं? बीजेपी ने तो बाकायदा एक लिस्ट बनाई जिसमें उन्होंने दिखाया कि गांधी के वादे क्या थे और असलियत क्या है। उनके मुताबिक जेंजी वोटर्स को जोड़ने का वादा जीरो रहा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है और मजबूत गठबंधन बनाने की जगह सहयोगी ही नाराज हैं। कुल मिलाकर उनके हिसाब से हर मोर्चे पर नाकामी। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष का काम सरकार को जवाबदेह ठहराना होता है, लेकिन ये सारी घटनाएं इस बात पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं कि क्या ये भूमिका सही तरीके से निभाई जा रही है और लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब राजनीतिक बहस सिर्फ नैरेटिव यानी कहानियों और बयानों की लड़ाई बनकर रह जाए, तो उन नीतियों और उस शासन का क्या होता है जिसका असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ता है? क्या इस शोर में असली मुद्दे कहीं पीछे छूट जाते हैं?